बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ लेक्चर नंबर 5 के साथ। मेरा नाम डॉक्टर मासूम आलम है और मैं आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ा। हमने रिकर्सिव वे ऑफ डिफाइनिंग लैंग्वेजेस को पढ़ा। अज़ीज़ तलबा, हमने रिकर्सिव वे के अंदर ना सिर्फ लैंग्वेजेस को डिफ़ाइन करना सीखा कि किस तरह से आप रूल्स को आपस में कंबाइन करते हैं, बल्कि उनको अप्लाई करना भी सीखा और एक्चुअली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि किस तरह से आपके पास एक्चुअली दो रूल्स जो हैं उनको कंबाइन किया जा सकता है। इसके अलावा हमने इस चीज़ को भी देखा कि एक लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के लिए मुताद्दिद तरीके एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो सारे रिकर्सिव वे होंगे। अजीज़ तलबा, रिकर्सिव वे में आप किसी भी सेट के अंदर कुछ बेसिक एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद आप उन बेसिक एलिमेंट्स को जो कि फिनिट होते हैं उनकी मदद से आप मज़ीद एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए कोई जनरल सी इक्वेशन डिफ़ाइन करते हैं और थर्ड स्टेप या थर्ड रूल के तौर पे आप एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट देते हैं कि इन दो रूल्स को यूज़ करते हुए आप इस लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं एंड नथिंग एल्स। रिकर्सिव वे की एग्जांपल्स में हमने अप्लाई करना सीखा, जैसे कि हमने पॉजिटिव इवन नंबर की एग्जांपल को देखा, उसको अप्लाई किया, जैसा कि हमने फैक्टोरियल की एग्जांपल को देखा और उसको अप्लाई किया कि कैसे रूल 1 और रूल 2 जो है वो बाकायदा इस्तेमाल हो के आपकी तमाम उसको सेट को फॉर्म कर रहा है। और इसी तरह से हमने पैलिंड्रोम की लैंग्वेज को देखा। अजीज़ तलबा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काम था दैट वाज रेगुलर एक्सप्रेशन। इट इज़ one of the most applied way of defining languages. I have already told you that this way of defining and recognizing languages is widely used in computer science, and there are currently many libraries which are available in a variety of languages like Java, C++, Visual Java, Visual C++, that one can use for the recognition and for the generation of infinite languages using a specific regular expression. इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसका इस्तेमाल रेगुलर एक्सप्रेशंस का प्रोग्रामर्स के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि प्रोग्रामर्स कंप्यूटर में लोगों के इनपुट को मैच करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इससे उनको इनफिनिट लैंग्वेजेस का सामना करना बहुत आसान हो जाता है और बजाय इसके कि वो इनफिनिट लैंग्वेजेस को डिफ़ाइन करें, वो एक पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफ़ाइन करने के बाद मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को रिकग्नाइज कर सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन की एग्जांपल्स में अजीज़ तलबा, आपके लेवल के मुताबिक मैंने सजेस्ट किया कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन पहले बनाने की बजाय एग्जिस्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन को पढ़ना सीखें। एक दफ़ा जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन को पढ़ना सीख लेते हैं तो फिर उसके बाद उसको बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है। मैं सजेस्ट करूँगा कि 5 से 6 एग्जाम्पल्स आप एक दफ़ा बना लें, यानी कि अंडरस्टैंड कर लें उनको, तो अगली एग्जाम्पल जो है वो आप ख़ुद बनाने की कोशिश करें, जो कि आपकी तरफ से एक कोशिश हो सकती है बनाना सीखने के लिए। अजीज़ तलबा, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को अंडरस्टैंड किया और वो पॉइंट अजीज़ तलबा ये है कि आप एक ही लैंग्वेज को मुख्तलिफ रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट कर सकते हैं। You can have 2 or more regular expressions or 1 or more regular expressions for the same language. So this is quite obvious that 2 students can have
different regular expressions, but they can have the same language. So this is very important thing that you should understand and you should try to concentrate on this point कि आप सब के लिए एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना किसी भी लैंग्वेज के लिए, पूछी गई लैंग्वेज के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप एक ही डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं और वो एक ही लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं। आइए कुछ मजीद एग्जांपल्स देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस की अजीज तलबा। कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल वर्ड्स दैट कंटेन एग्जैक्टली 2 बीज और एग्जैक्टली 3 बीज एंड नॉट मोर। या 2 बी हो या 3 बीज हो, लेकिन इसके अलावा ना हो। अजीज तलबा, हम सबसे पहले जो पहला वाला रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास ए स्टार दिया गया है, बी ए स्टार, बी ए स्टार। इससे मुराद ये है कि इसके अंदर 2 बीज होंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, और इस एक्सप्रेशन के अंदर 3 बीज होंगे। और इस एक्सप्रेशन में ये या तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर आप ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेगुलर एक्सप्रेशन में ये जो आपने ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन है, सपोज करें आप ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन ले लें जो कंबाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी प्लस नल स्ट्रिंग ए स्टार बी ए स्टार बी ए स्टार। अब ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन अजीज तलबा, इससे आप 2 लैंग्वेजेस जनरेट कर सकते हैं। वो लैंग्वेज कि जिसके अंदर 2 दफ़ा बी आता है, या वो लैंग्वेज कि जिसके अंदर 3 दफ़ा बी आता है। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ए है वो 0 और मोर टाइम्स है, मैं ए को छोड़ देता हूँ। फिर इसमें से मुझे या बी लेना है या एम्प्टी स्ट्रिंग सेलेक्ट करनी है, तो मैं एक दफ़ा बी ले लेता हूँ, एम्प्टी को छोड़ देता हूँ। फिर अगली दफ़ा फिर मुझे ए लेना है, मैं फिर छोड़ देता हूँ ए। अब मैं बी यहाँ से पिक करूँगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ना 1 और मोर टाइम्स की चॉइस है और ना 0 और मोर टाइम्स की चॉइस है। यहाँ पे फिर बी ले लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 बी आ जाते हैं। दूसरा वे ये है कि मैं यहाँ से जब इसको एवेलुएट करना चाहता हूँ तो मैं एम्प्टी की बी की बजाय एम्प्टी ले लेता हूँ और फिर इसमें से 2 बी ले लेता हूँ, तो अब मेरे पास 2 बी आ जाएंगे। ये 2 मिनिमम हैं, या ट्रिपल बी होगा और या डबल बी होगा इस रेगुलर एक्सप्रेशन से। इसके अलावा इसमें आप मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ए को 0 और मोर टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ए और बी, और फिर उसके बाद ए फिर बी फिर ए फिर बी। तो अब इसमें ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपके पास अजीज़ तलबा बी आ सकता है। आपने शुरू में ए रिपीट किया, फिर उसके बाद आपने बी लिखा, फिर आपने ए के लिखा, फिर आपने बी लिखा, फिर उसके बाद आपने ए लिखा और फिर बी लिखा, और आखिर में भी आप ए लिख सकते हैं। अब इसको आप देखें तो इसके अंदर आपके पास 3 जो मेन वो हैं वो आ जाते हैं। अजीज तलबा, इसके मुकाबले में जो दूसरे वाला रेगुलर एक्सप्रेशन है थोड़ा सा लंबा है, उसको भी हम एवेलुएट कर लेते हैं। अगर मिसाल के तौर पे ये पहले वाले को देखें तो इस एक्सप्रेशन में या आप ये लेंगे या आप ये लेंगे। अगर बेहतर अंदाज से इसको लिखा जाए तो शायद ये हो कि इसके गिर्द आप 2 पैरेंथेसिस डाल दें, उससे आपको अंडरस्टैंड करना बहुत आसानी हो जाएगी कि ए स्टार बी ए स्टार बी ए स्टार प्लस ए स्टार बी ए स्टार बी ए स्टार बी ए स्टार। इससे मुराद ये है कि या ये वाला एक्सप्रेशन आप लेंगे या ये वाला एक्सप्रेशन लेंगे। तो जोन से वाला आप एक्सप्रेशन लेंगे, एक्चुअली अगर आप ये वाला लेते हैं तो आपको जैसे कि अंदाज़ा हो गया है इसमें 2 बीज आते हैं, और अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन लेते हैं तो फिर इसमें 3 बीज आते हैं।
अजीज तुलबा, इस एग्जाम्पल से आपके सामने ये चीज़ मज़ीद वाज़ेह हो गई कि दो रेगुलर एक्सप्रेशन से सेम लैंग्वेज जनरेट हो सकती है। जैसे कि आपने देखा, आपके सामने दो रेगुलर एक्सप्रेशन हैं और वो दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन सेम लैंग्वेज जनरेट करते हैं, यानी ऐसी लैंग्वेज जिसमें या तो दो बी होंगे और या तीन बीज होंगे, इसके अलावा उसमें ज़्यादा बीज नहीं हो सकते। आइए अगली एग्जाम्पल को देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल स्ट्रिंग्स दैट एंड इन अ डबल लेटर। वो तमाम स्ट्रिंग्स जो कि डबल लेटर पे एंड करती हों, उनको हम कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू डिफाइन करेंगे। एंड करती हो अजीज तुलबा, इस पे थोड़ा सा फोकस करें कि एंड करने से मुराद ये है कि आप शुरू में कुछ भी लिख दें, ए या बी की कोई भी कॉम्बिनेशन लिख दें। वजह क्या है? क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी है। इन तमाम सवालों में मैं दोबारा इस बात को बता देना चाहता हूं कि आपके पास सिग्मा जो है वो ए कॉमा बी है। हमने बार बार नहीं लिखा, ये प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पे हम नहीं लिख रहे सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी, वहां पे आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग यही होना चाहिए कि यहां पे सिग्मा जो है वो ए कॉमा बी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं जहां पे सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी भी हो सकता है। तो अजीज तुलबा, इस लिहाज से ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है और इसको समझने के लिए अब आपने देखा कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन की जो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है उससे अंदाज़ा करें कि ऑल स्ट्रिंग्स दैट एंड इन अ डबल लेटर, तो ए और बी की कोई भी कॉम्बिनेशन और फिर उसके बाद आखिर में ए आना चाहिए और बी आना चाहिए। अब आप इस सवाल का जवाब देखिए, यहाँ पे ए और बी की कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाएगी, उसके बाद डबल ए आएगा और फिर आपके पास डबल बी आएगा। इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए दैट एंड इन अ डबल लेटर, या डबल ए होना चाहिए, किसी एक पे एंड करेगा ना, दो पे तो नहीं एंड कर सकता। मतलब अगर आप डबल ए लिखेंगे और फिर उसके बाद डबल बी लिखेंगे तो एग्जैक्टली इसका मतलब होगा कि स्ट्रिंग एंड किस पे हुई है, डबल ए पे या डबल बी पे। आपका गेस बिल्कुल ठीक है, डबल बी पे हुई है। इसी तरीके से दूसरा सवाल है ऑल स्ट्रिंग दैट डू नॉट एंड इन अ डबल लेटर, तो इसका जवाब ये है ए और बी की कोई भी कॉम्बिनेशन, या तो वो ए बी पे एंड हो जाए और या वो बी बी पे एंड हो जाए। और इसके अलावा इस प्लस का मतलब ये है कि आप इस पूरी स्ट्रिंग को छोड़ दें और यहां से सिर्फ ए ले लें। तो ए से स्टार्ट हुआ और उसके बाद ए पे एंड हुआ, डबल लेटर नहीं है। बी से स्टार्ट हुआ तो बी पे एंड हो गया, और या फिर इनको भी छोड़ दें और आप नल स्ट्रिंग ले लें, तो नल स्ट्रिंग से आपके पास जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो डबल लेटर पे एंड नहीं होती, बल्कि उसकी लेंथ आपके पास एक्चुअली नल स्ट्रिंग की, आपको पता है कि आपके पास नल स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, बिल्कुल ठीक, उसकी लेंथ आपके पास 1 होगी। अजीज तुलबा, मैं आपके लिए ये काम असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूं कि आप इन दोनों रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए कम से कम हर लैंग्वेज के 20 वर्ड्स को जनरेट करें। ये जो जनरेशन के प्रोसेस को समझना है, ये एक्चुअली एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए। अगर आप उसकी रिकग्निशन कर सकते हैं, आप उससे जनरेट कर सकते हैं, इसका मतलब है आप रेगुलर एक्सप्रेशन बना भी सकते हैं। आइए अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल स्ट्रिंग्स दैट हैव एग्जैक्टली 1 डबल लेटर इन देम, जिसमें के उनके एक एग्जैक्टली डबल लेटर आता है। अजीज तुलबा, यहाँ पे आप देखें बी प्लस स्टार, ए बी स्टार, डबल ए बी ए होल स्टार, फिर
बी प्लस नल स्ट्रिंग, और या फिर आपके पास दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन है, आपने ऐसी स्ट्रिंग्स बनानी है जिनमें एग्जैक्टली एक डबल लेटर आता हो, या तो इसके अंदर ए आना चाहिए और या उसके अंदर बी भी आना चाहिए। ये पहला वाला जो है ये आपके लिए डबल ए को रिप्रेजेंट करता है, और ये दूसरे वाला जो है ये आपके लिए डबल बी को रिप्रेजेंट करता है। अजीज तुलबा, इसको पढ़ने के लिए मैं इससे कुछ स्ट्रिंग्स जनरेट करना चाहूँगा आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, बी और एम्प्टी स्ट्रिंग में से मैं बी ले लेता हूँ, फिर ए बी स्टार में से मतलब ये कि ए और बी की कोई भी वो की जा सकती है, ए बी की, ए और बी से मुराद है कि ए और बी दोनों, ए और बी नहीं है। तो लेट्स से मैं यहाँ से ज़ीरो, चूँकि स्टार है, ज़ीरो और मोर टाइम्स है, तो मैं यहाँ से नल स्ट्रिंग ही लेता हूँ। फिर उसके बाद डबल ए ज़रूरी है एक दफ़ा, तो ले लिया। फिर बी ए स्टार में अगर आप देखें, इसको बी ए स्टार इस वजह से लिखा है अजीज़ तुलबा ताकि आपके पास डबल लेटर ख़राब ना हो, ठीक है, एक डबल लेटर उसके अंदर होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि अगर इस तरह ना लिखा हुआ हो तो फिर यहाँ पे आपके पास ए के बाद ए आ सकता है। यहाँ से हमने ए को हटाना है, ए नहीं लाना, हमने उसको डबल रखना है। अगर यहाँ से ए बी अलाउ कर दिया जाए तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपके पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा उसमें ट्रिपल ए आ जाएगा, और जो आपकी बेसिक कंडीशन को यहाँ पे वायलेट कर रहा है, ये आपकी बेसिक कंडीशन है अजीज़ तलबा कि उसमें वन डबल लेटर होना चाहिए, या ए होना चाहिए और या बी होना चाहिए। तो डबल लेटर का आगे से रास्ता रोकने का तरीका ये है कि ए के फ़ौरन बाद हमने बी लिखा, और पीछे से रास्ता रोकने का तरीका ये है कि बी के बाद हमने यहाँ पे ए लिखा। अजीज़ तुलबा, उसके बाद यहाँ पे बी प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाती है, तो यहाँ के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप डबल लेटर दोबारा लिख सकें, आप बी और उसमें से एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ से दोबारा वो कर सकते हैं। तो यहाँ से एम्प्टी भी आ सकता है, यहाँ से भी एम्प्टी आ सकता है, और इसी तरीके से दोबारा आप देखें, यानी या आपके पास ए आ सकता है या एम्प्टी स्ट्रिंग आ सकती है, और फिर उसी तरीके से वो एक्सप्रेशन है, लेकिन वो एक्सप्रेशन अब बी के लिए रिपीट किया गया है। और इसी तरीके से ए प्लस यहाँ पे नल स्ट्रिंग है, यानी कि आप ए से स्टार्ट करके और ए पे एंड भी कर सकते हैं, या आप डिफरेंट लेटर्स पे एंड कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसमें दो ही डबल लेटर आएंगे, या वो ए आएगा और या वो बी आएगा। आइए अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल स्ट्रिंग्स इन विच द लेटर बी इज नेवर ट्रिपल्ड। आपने इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है अजीज तुलबा कि बी उसके अंदर 3 दफ़ा ना आ सके। दिस मीन्स दैट नो वर्ड्स कंटेन्स द सबस्ट्रिंग ट्रिपल बी। ट्रिपल बी उसमें नहीं आना चाहिए, उससे ज़्यादा शायद आ जाए, लेकिन ट्रिपल बी नहीं आना चाहिए। अब अजीज़ तुलबा इसको देखें, ट्रिपल बी ना आने का मकसद ये है कि आपके पास या तो बी की तादाद 0 हो, या 1 हो, या 2 हो, 3 नहीं होनी चाहिए। अब इस सीरत में आप देखें, या तो आपके पास 0 स्ट्रिंग है यानी कि कुछ भी नहीं, बी स्ट्रिंग है जिसका मतलब है कि 1 बी, 2 बीज हैं इसका मतलब 2 बी, और उसके साथ आप ये कनकेटिनेट कर सकते हैं, 0 और मोर टाइम्स हैं। यहाँ पे आप देख लें स्टार होल में है, ए ले सकते हैं या ए बी ले सकते हैं या ए डबल बी ले सकते हैं। अजीज़ तुलबा, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है, मैं इसको पर्टिकुलरली सॉल्व करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे पहले वाले में से मैं नल स्ट्रिंग ले लेता हूँ, और दूसरे में से मैं सिर्फ ए प्लस ए बी या ए बी। अब इसका मतलब है कि मेरे पास, मैं इसमें से ए डबल बी लेता हूँ पहली बार, अगली दफ़ा आता हूँ तो फिर मैं ए बी ले लेता हूँ,
अब आप देखें बी की टोटल तादाद जो है वो आपके पास 1, 2 और 3 हो जाती है। अब मैं अगली दफ़ा दोबारा, क्योंकि 0 और मोर टाइम्स है, अब मैं जब लिखा मिसाल के तौर पे ए बी दोबारा, तो अब बी की तादाद हो गई 4, लेकिन 1, 2, 3 और 4, ये 4 दफ़ा जो बी हमने लिया है अजीज़ तलबा, यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें ट्रिपल नहीं हो रहा बी। इवन बी की तादाद 3 भी हो जाए तो ट्रिपल नहीं होती, यानी कंसेक्यूटिव बीज आपके पास नहीं आते, एक के ऊपर दूसरा बी आपके पास नहीं आता। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जब आपके पास 3 बीज उसमें नहीं आते कंसेक्यूटिव, तो आप इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर बी से पहले ए लिखने का मकसद क्या है। देखिए यहाँ पे ए लिखा गया है, यहाँ पे बी से पहले ए लिखा गया है, यहाँ बी से पहले ए लिखा गया है। रीज़न ये है कि हम नहीं चाहते अजीज़ तलबा कि किस तरह से आप कैसे इसको यहाँ पे ए, हम इसकी ट्रिपल जो नेचर है उसको रोकने के लिए यहाँ पे ए को गार्ड के तौर पे यूज़ हुआ है। यहाँ पे देखें ये ए है, ये बी से पहले, अगर इसको रिपीट किया जाए तो अगर एक दफ़ा आपने ए बी लिखा है, दोबारा आप ए डबल बी लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये बी तो आया, लेकिन इस ए के गार्ड होने की वजह से अगर दोबारा कोई बी लिख भी देता है तो उसकी वजह से ये ट्रिपल नेचर को बचाने के लिए किया गया। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस को डिफ़ाइन करते हैं, मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस की कंडीशंस को रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे कि है वर्ड्स कैन बी एम्प्टी एंड स्टार्ट एंड एंड विद ए आर बी, एंड a compulsory a is actually inserted between all the repetitions of b's. अजीज़ तलबा, इससे अगली एग्जाम्पल हम देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल वर्ड्स इन विच a is tripled or b is tripled। हमें ये तो समझ आ गया कि या उसके अंदर ट्रिपल ए होना चाहिए या ट्रिपल बी होना चाहिए, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं होने चाहिए इकट्ठे। This means that each word contains the substring triple A or substring triple B but not both। अजीज़ तलबा, पिछले वाले एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम इस एक्सप्रेशन को बनाएंगे और इसमें हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि या ट्रिपल ए आ जाए या ट्रिपल बी आ जाए हमारे पास, लेकिन दोनों हमारे पास इकट्ठे ना आ सकें। अजीज़ तलबा, जैसे कि पिछले सवाल में आपने देखा, इस सवाल में आपको यहाँ और यहाँ ये 2 रेगुलर एक्सप्रेशन नज़र आएंगे जिनको कि इस प्लस की मदद से आपस में और किया गया है। यानी आप ये पहले वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं या आप इस वाले एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। अजीज़ तलबा, इस एक्सप्रेशन को हमने ऑलरेडी एवेलुएट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास शुरू में किसी भी नंबर ऑफ बीज और एज आ सकते हैं, आप इसमें स्टार किया, लेकिन ट्रिपल ए से मुराद ये है कि इसमें एक जो है वो ट्रिपल ए होगा। उसके बाद यही वाला एक्सप्रेशन दोबारा लिख दिया गया है और सेम एज यहाँ किया गया है, लेकिन उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें ट्रिपल बी का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद अगला जो सवाल है वो इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि वो रेगुलर एक्सप्रेशंस पे इंतहाई हाई लेवल यानी एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर आपको ये बताता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ बनाना ही एक्चुअल काम नहीं है। रेगुलर एक्सप्रेशन एक या एक से ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशंस को आपस में मुख्तलिफ ऑपरेशंस के ज़रिए मिलाना, जैसे प्लस करना, माइनस करना, कनकेटिनेट करना, क्लोजर लेना, ये तमाम जो हैं ये भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के। अजीज़ तलबा, मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभी तक की जो एग्जांपल्स हैं उसमें तो आप ये सीखते रहे कि ख़ास लैंग्वेज आप कैसे जनरेट करेंगे किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन से। अब देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाते हैं तो फिर हम उस पर किस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं मज़ीद। आइए थोड़ा सवाल को पढ़ते हैं।
Let R1, R2 and R3 be three regular expressions. Show that the language associated with R1 plus R2 into R3 is the same as the language associated with R1 plus R1, R3 plus R2 plus R3. यानी जो लैंग्वेज हम इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशंस को कंबाइन करके जनरेट करें या इस तरह कंबाइन करके जनरेट करें तो ये जो है ये दोनों सेम होंगे. हमें शो ये करना है कि ये दोनों एक्चुअली इक्वलेंट हैं. दिस विल बी द सेम एक्सप्रेशन एज इफ वी प्रोवाइड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन. अजीज तुलबा, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पता है. ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में ये यूज होता है. इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम रेगुलर एक्सप्रेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आने वाली स्लाइड्स में इसकी मज़ीद डिटेल्स मौजूद हैं कि दो रेगुलर एक्सप्रेशन को प्लस करने का क्या मतलब होता है, दो रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूनियन लेने का क्या मतलब होता है, दो रेगुलर एक्सप्रेशन को कनकेटिनेट करने का क्या मतलब होता है और एक रेगुलर एक्सप्रेशन का क्लोजर लेने का क्या मतलब होता है. लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि हम रेगुलर एक्सप्रेशंस पे मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि इस सवाल में एक इक्वेशन आपको सजेस्ट की गई है कि R1 प्लस R2 इंटू R3. तो साबित हमने ये करना है अजीज़ तुलबा कि R1 प्लस R2 जब आप इसको तीसरे रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ कंबाइन करें तो ये बराबर होना चाहिए R1 R3 प्लस R2 R3. अजीज़ तुलबा, यहाँ पे इंतहाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आप इस तरह नहीं लिख सकते R1 R3 को R3 R1 प्लस R3 R2. ये गलत हो जाएगा. ये वाला तरीका ठीक है. जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे. अब इसी को हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि R1 R2 और R1 R3 जो हैं वो कैसे आपस में बराबर हैं और R2 R3 जो हैं वो कैसे आपस में बराबर हैं. सबसे पहले एक्सप्रेशन को देखें. R1 प्लस R2 इंटू R3 पढ़ना. अगर हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशन की टर्मिनोलॉजी में पढ़ें तो इसका मतलब है द फर्स्ट एक्सप्रेशन कैन बी ईदर R1 और R2. या वो R1 हो सकता है या R2 हो सकता है. द सेकेंड एक्सप्रेशन इज ऑलवेज R3. तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं. R1 R3 आ जाएगी और R2 R3 आ जाएगी. इसी तरीके से ये मैंने बिल्कुल रेगुलर मतलब इनको रेगुलर एक्सप्रेशंस के तौर पे इस्तेमाल किया. मैंने कहा R1 प्लस R2 R3. अगर मैं आपके आसानी के लिए यहाँ लिखूँ तो आप इस तरह समझें कि आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है A प्लस बी और आखिर में लिखा है A सपोज. तो अब अगर आप इसको एवेलुएट करें तो आपके पास आएगा A या BA, जिसका क्या मतलब है कि A को A के साथ या B को A के साथ आप ले सकते हैं. तो यही काम हमने यहाँ पे किया है. रेगुलर एक्सप्रेशंस को आपस में कंबाइन किया तो हमारे पास या R1 R3 आ जाते हैं या R2 R3 आ जाते हैं. सेकेंड एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ऑलवेज R1. इट इज़ फॉलोड बाय ईदर R2 और R3. और यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं कि हमारे पास या R1 R2 आ जाता है या R1 R3 आ जाता है. तो इस तरह से हमारे पास इससे जनरेट होने वाली लैंग्वेज और इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशंस को एवेलुएट करना ये बराबर हैं. थस हमने प्रूफ कर लिया कि R1 प्लस R2 इंटू R3 ये बराबर होगा R13. और का मतलब है कि आप R1 R2 R3 कर लें, यानी कि या ये कर लें या ये कर लें. इस एक्सप्रेशन का मतलब ये होगा. अजीज़ तुलबा, ये हमारी आखिरी एग्जाम्पल थी रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर. और इसके बाद एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए
सवाल है, कैन अ लैंग्वेज बी एक्सप्रेस्ड बाय मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशंस? क्या एक से ज्यादा रेगुलर एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल किया जा सकता है एक लैंग्वेज जनरेट करने के लिए? while given that a unique language is generated by that regular expression, जबकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि एक यूनिक लैंग्वेज ही उस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट की जा सकती है। हम पिछले सवालों में इस चीज़ का अच्छे तरीके से याद कर चुके हैं। अज़ीज़ तुलबा, ये काम मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आप इसको असाइनमेंट के तौर पे हल कीजिए कि क्या एक से ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर आपका जवाब येस में हो तो तब भी अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए एग्जाम्पल के साथ। अगर आपका आंसर ना में हो तब भी आप जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर को एग्जाम्पल के साथ। अजीज़ तुलबा, अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो है डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा। ये टॉपिक इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक तरफ तो ये हमें इस चीज़ की प्रोविज़न देता है कि हम चौथे तरीके से कैसे लैंग्वेजेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हम इस तरीके को मज़ीद आगे एक्सप्लोर करते हुए इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आपके लिए इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है वो ये है अजीज़ तुलबा कि फिनिट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन के दरमियान एक ख़ास किस्म का रब्त है। जो लैंग्वेजेस रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से जनरेट की जा सकती हैं वो लैंग्वेजेस फिनिट ऑटोमेटा के थ्रू भी रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। फिनिट ऑटोमेटा की बहुत सी किस्में हैं, जैसे कि डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा, ट्रांजिशन ग्राफ, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, और इस तरह और भी बहुत सी किस्में इसकी एग्जिस्ट करती हैं। आज हम बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा को देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि इसको डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा क्यों कहा जाता है। अजीज़ तुलबा, ऑल्सो deterministic finite automata is also known as finite state machine, finite state automata. It represents an abstract machine. Abstract machine से मुराद ये है कि ये कोई चलने वाली मैकेनिकल मशीन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जिसको इनपुट आप खुद देंगे और वो आपको एक ख़ास किस्म की आउटपुट जनरेट करके देगी। अजीज़ तुलबा, यहाँ पे आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का सेल्फ एक्टिंग का मतलब भी समझ आ जाना चाहिए। जैसे कि आपने रेगुलर एक्सप्रेशन में देखा, जो लैंग्वेजेस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होती हैं, एक तरफ आप एक ख़ास इनपुट देते हैं और दूसरी तरफ आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन के तौर पे काम करता है और आपको आंसर में ये बताता है कि आया ये स्ट्रिंग वर्ड है या नहीं है। अगर ये स्ट्रिंग वर्ड है तो इसका क्या मतलब है, और अगर ये स्ट्रिंग वर्ड नहीं है तो इसका क्या मतलब है। दूसरे मानों में रेगुलर एक्सप्रेशन की एब्स्ट्रैक्ट मशीन आपको ये बताती है कि आया ये वर्ड जो है या ये स्ट्रिंग जो है ये इस लैंग्वेज में है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन उसको एक्सेप्ट करता है या एक्सेप्ट नहीं करता। तो दूसरे पॉइंट पे दोबारा आते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन which is actually a high level machine and it is used to represent a regular language. वो languages जो regular expression से बनती हैं या कोई regular expression उन्हें generate करता है, उन्हें regular languages कहा जाता है। A regular expression can also be represented using finite automata, जैसे कि मैंने बताया कि regular expression और finite automata का एक ख़ास किस्म का रब्त है। एंड फोर्थ इज के दो तरीकों से हम फिनिट ऑटोमेटा या एफए को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रांजिशन टेबल और डायरेक्टेड ग्राफ्स। ये दो तरीके हैं। अजीज़ तुलबा, इस स्लाइड के अंदर हमने डिटर्मिनिस्टिक का मतलब नहीं पढ़ा,
आइए आगे एग्जांपल्स देखते हैं और मैं फिर आपको बताता हूं कि डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है। ग्राफ की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसमें आपके पास नोड होंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी स्टेट को, और एजेस होंगे जो कि कनेक्टिंग नोड्स को आपस में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी नोड से मुराद है कि आप इस तरह से सर्कल्स बनाएंगे, ये नोड्स हैं, और आर्क से मुराद ये है कि आप उनके ऊपर एरो के साइन बनाएंगे। तो एरो के साइन की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट भी हो सकती है और इस केस में राइट टू लेफ्ट भी हो सकती है। जैसे कि आपने देखा ईच स्टेट कैन बी लेबल्ड, यानी इजी एक्सेस के लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप यहाँ पे 1 लिख दें, यहाँ पे 2 लिख दें, यहाँ पे 3 लिख दें, या आप एक ऐसा फिनिट ऑटोमेटा बना लें कि जिसमें आप y लिख दें, अगली स्टेट जो है वो z कर दें। इसी तरीके से यहाँ से दोबारा आप एक और एज ले जाएं जो यहाँ पे एंड करे, इसी तरह यहाँ पे करे, तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा नोड्स के बारे में एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आप सेल्फ ट्रांजिशंस जो है वो भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें की गई है। ये ट्रांजिशन भी हो सकती है, इसके ऊपर भी सेल्फ ट्रांजिशन हो सकती है, इसके ऊपर भी सेल्फ ट्रांजिशन हो सकती है। अजीज़ तलबा, ये ग्राफ वाला तरीका है जिससे कि आप किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को या किसी रेगुलर लैंग्वेज को फिनिट ऑटोमेटा की मदद से कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर है वो ये है कि आप हर ट्रांजिशन के ऊपर कोई लेटर जो अल्फ़ाबेट से होगा उसके बारे में लिख सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे आप लिखते हैं ए, इस ट्रांजिशन पे आप बी लिख लेते हैं, इस पे आप फिर ए लिख लेते हैं, इस पे बी लिख लेते हैं और इस पे आप ए कॉमा बी लिख लेते हैं। अब इसके मुख्तलिफ मतलब हैं। इस ए का मतलब ये है कि आप ए जो है वो 0 और मोर टाइम्स कर सकते हैं इसी स्टेट में रहते हुए। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ और 1 स्टेट पे हूँ और ए आ जाता है तो मैं यहीं पे एक लूप में ले लूँगा और मेरी दोबारा जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो भी 1 होगी। इसी तरीके से अगर बी आ जाता है तो मेरी स्टेट चेंज हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। 2 पे अगर मेरे पास ए आ जाता है तो मैं यहीं रहूँगा, अगर बी आ जाता है तो मेरे पास आगे जाने का कोई रास्ता फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 2 से 3 का जो एरो है वो एक्चुअली 3 से 2 की डायरेक्शन में है, ना कि 2 से 3 की डायरेक्शन में। अजीज़ तलबा, इसके बाद आगे चलते हैं। आपके सामने फिनिट ऑटोमेटा जैसे कि मैंने आपको बताया करके, अब आपके सामने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया है। अजीज़ तलबा, इस स्लाइड की ख़ास बात यह है कि ये स्लाइड एक्चुअली आपके पास ट्रांजिशन को बता रही है, ए कॉमा बी, और इसके अलावा 2 वो तरीके जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि फिनिट ऑटोमेटा को आप 2 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप उसे ट्रांजिशन टेबल की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी कर सकते हैं। तो आइए देखें कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह काम करती है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि सिग्मा जो है वो हमारे पास ए कॉमा बी है, यानी 2 अलाउड करेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं ए और बी। फिर उसके बाद ये वाला डायग्राम खासा आपके लिए फेमिलियर होगा। ये स्टेट है, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है और ये भी स्टेट है। स्टेट को लेबल किया गया है 0, 1, 2, 3। इसके अलावा अजीज़ तलबा, ये तमाम स्टेट्स हैं। जिस स्टेट के साथ शुरू में एरो लगाया गया है और जिस स्टेट को डबल सर्कल किया गया है उसे स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट से मंसूब किया जाता है। जो स्टेट जिसके साथ एरो शुरू में लगा हो और उससे पहले कोई स्टेट ना हो, वी कॉल इट द इनिशियल स्टेट और स्टार्ट स्टेट। और जो स्टेट जिसमें कि आपके पास डबल एरो हो, दैट इज कॉल्ड द फाइनल स्टेट। तो आप 0 से स्टार्ट करते हैं, ए कॉमा बी पे आते हैं, फिर 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर ए कॉमा बी पे आते हैं, फिर 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर ए कॉमा बी पे आते हैं, और इस तरह से आप एक्चुअली ट्रांजिशंस जो हैं वो करते जाते हैं और आपके पास आखिर में एक फाइनल स्टेट आ जाती है। ट्रांजिशन टेबल एक दूसरा तरीका है इसी को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन ग्राफिकल नोटेशन जो है ये ज़्यादा माने अमल है, ज़्यादा यूज़ होती है।
टेबल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी जो है छोटे फिनिट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए तो ठीक है, लेकिन जो बड़े फिनिट ऑटोमेटास होते हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं यहाँ पे NFSA में आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्टेट ट्रांजिशन टेबल। टेबल फॉर द अबव FA क्या है, देखिए अगर मैं स्टेट 0 पे हूँ और इनपुट A आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेट मेरी जो होगी वो होगी 1। अगर मैं स्टेट 0 पे ही हूँ और अगर इनपुट आ जाता है B तो जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो भी मेरी हो जाएगी 1। और ये आपको नज़र आ रही है कि 0 स्टेट पर A इनपुट आ जाए तब भी 1 आता है और 0 स्टेट पर B इनपुट आ जाए तब भी 1 आता है। इसी तरीके से 1 पे अगर A आ जाए तो तब 2 आ जाता है, 1 पे अगर A इनपुट हो जाए, और B पे अगर एक इनपुट हो जाए तो तब आपके पास फिर 2 आ जाता है। और अगर 2 पे आपके पास A आ जाए तो आपके पास 3 आ जाता है, और 2 पे फिर B आ जाए तो तब भी आपके पास 3 आ जाता है। तो ये है ट्रांजिशन टेबल को पढ़ने का तरीका। अब मैं थोड़ा सा मज़ीद आगे चलता हूँ और अजीज़ तुलबा इसी डायग्राम को यूज़ करते हुए आपके सामने एक इनपुट आपको मज़ीद ट्रांसफॉर्म करके दिखाता हूँ कि वो फिनिट ऑटोमेटा में कैसे मूव की जाती है, कैसे उसको पढ़ा जाता है। सपोज़ करें हमारे पास एक स्ट्रिंग है A B। अगर हम उसको देखें तो स्टार्ट जब हम करेंगे A से, पहला कैरेक्टर हम स्कैन करेंगे A, और हम इस वक्त स्टार्ट स्टेट में हैं क्योंकि हमने स्टार्ट किया। तो 0 पे अगर पहला इनपुट मेरे पास A है तो उससे आप देखा मेरे पास ट्रांजिशन मौजूद है A या B। तो A मौजूद है, इस वजह से मेरे पास जो नेक्स्ट ट्रांजिशन आ जाएगी स्टार्ट के बाद 0 से जो ट्रांजिशन आ जाएगी वो हो जाएगी 1। इनपुट लेटर था मेरा A, फिर अगला लेटर फिर दोबारा A है, फिर 1 से आगे मेरे पास जो सेकंड कैरेक्टर A है उसके लिए फिर ट्रांजिशन मौजूद है 2 की। तो 1 से मैं चला जाऊंगा 2 पे, और 2 पे आगे थर्ड कैरेक्टर चूंकि B है तो फिर मेरे पास जो B के लिए आप देखेंगे तो मेरे पास आ जाएगी 2 2 3। अजीज तुलबा इससे हमें यह अंदाजा हुआ कि एक FA जो है उसको भी यूज करके ये बताया जा सकता है कि आया एक पर्टिकुलर लैंग्वेज उस FA में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। देखिए मिसाल के तौर पे AAB के बारे में तो आखिर में चूंकि हम फाइनल स्टेट में आ गए, 3 जो है वो हमारे पास एक फाइनल स्टेट है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि AAB जो है वो ये FA एक्सेप्ट करता है। सपोज करें मेरे पास अगर एक स्ट्रिंग आ जाती है मिसाल के तौर पे A B B और B। अब इस स्ट्रिंग के लिए अगर मैं FA को दोबारा एवेलुएट करता हूं, पहला कैरेक्टर 0 A है तो A के लिए मैं स्टेट नंबर 0 से 1 में चला गया, फिर उसके बाद B है तो मैं 1 से 2 में चला गया, फिर B है तो मैं 2 से 3 में चला गया। अब मेरे पास आखिरी स्ट्रिंग जो है वो मेरे पास B अभी रहती है, जबकि अगले उसमें कोई ट्रांजिशन मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये ABB जो है ये इस FA के थ्रू एक्सेप्ट नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास आगे ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो अजीज़ तुलबा इससे आपने ये देखा कि FA बिल्कुल उसी तरह से यूज़ किया जा सकता है जिस तरह से कि रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ किया जा सकता है, और इस रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से आप एक FA को बना सकते हैं। अब अगर मैं इसी लैंग्वेज का एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना चाहूँ आपके सामने, तो एक एग्जांपल रेगुलर एक्सप्रेशन मैं आपके सामने बना रहा हूँ। A प्लस B A प्लस B A प्लस B।
यानी पहले मैं ए या बी में से कोई एक कैरेक्टर ले सकता हूं, दूसरी दफा ए या बी में से कोई कैरेक्टर ले सकता हूं, और तीसरी दफा ए या बी में से कोई कैरेक्टर ले सकता हूं। ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है इस एफ ए को, यानी कि ये एफ ए और ये रेगुलर एक्सप्रेशन ये आपस में सेम लैंग्वेज ही जनरेट करते हैं। अजीज तुलबा, फिनिट ऑटोमेटा या डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा की डेफिनेशन क्या है? An FA or DFA is defined as follows: finite number of states in which one state must be initial state and more than one or maybe none can be the final states. इसमें finite number of states होगी। पहली स्टेट जो है वो इनिशियल स्टेट होगी और इसमें मोर देन वन फाइनल स्टेट्स होंगी। एफए के अंदर सिग्मा जो है अजीज तुलबा आपके पास इनपुट लेटर्स को बताता है कि आपके पास किन किन लेटर्स पे ट्रांजिशंस हो सकती हैं। अजीज तुलबा, डीएफए का मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा क्या होता है। एफए डिस्टिंग्विशिंग रूल ये है दैट फॉर ईच स्टेट देयर मस्ट बी एन आउटगोइंग ट्रांजिशन फॉर ईच इनपुट लेटर इन द सिग्मा। ये रूल जो है ये एफए और डीएफए को आपस में डिफरेंशिएट करता है। डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फिनिट ऑटोमेटा वो होता है जिसमें के हर एक लेटर की आउटगोइंग ट्रांजिशन हर स्टेट में मौजूद होती है। मैं आपको प्रीवियस उसमें एग्जांपल में बताता हूं। देखिए यहाँ पे 0 जो है उससे आउटगोइंग में देखें तो ए और बी की ट्रांजिशन मौजूद है, 1 से देखें तो ए और बी की ट्रांजिशन मौजूद है, और 2 से देखें तो फिर 1 और ए बी की ट्रांजिशन मौजूद है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अजीज तुलबा यहाँ पे ये है, अगर लेट से मेरे पास एक एफ ए है और मैं इसमें एक ट्रांजिशन यहां डिफाइन करता हूं ए, और यहां पे एक सेल्फ ट्रांजिशन डिफाइन करता हूं ए, तो आप इस फिनिट ऑटोमेटा को डीएफए नहीं कह सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अजीज तुलबा ये है कि इस एफए को डीएफए इस वजह से नहीं कहा जा सकता क्योंकि अगर मैं स्टेट एक्स पे हूं तो एक्स स्टेट पे मेरे पास आगे जाने के 2 रास्ते हैं, या तो मैं एक्स में ही रहूं और या मैं वाई में चला जाऊं। स्टेट एक्स पे रहूं या स्टेट वाई में चला जाऊं। क्यों? अगर इनपुट मेरे पास ए है तो ए इनपुट के लिए मैं एक्स में भी रह सकता हूं और उसके लिए मैं वाई में भी जा सकता हूं। तो यहां पे नॉन डिटर्मिनिज्म आ जाता है। इसको कहा जाता है नॉन डिटर्मिनिज्म। नॉन डिटर्मिनिज्म से मुराद ये है कि आपके पास किसी भी स्टेट के ऊपर एक ही लेटर के लिए 2 मुख्तलिफ रास्ते हों तो आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो कि आप उसमें से एक्स वाला रास्ता लें या आप उसमें से वाई में से लें। इस डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर की वजह से आपको एफए में कोई भी, या तो आप इस स्लाइड को कैंसिल करेंगे या आप इस स्लाइड को कैंसिल करेंगे, इस ट्रांजिशन को, या ए की ट्रांजिशन को कैंसिल करेंगे या बी की ट्रांजिशन को कैंसिल करेंगे। तो एक्चुअली इसको होना इस तरह चाहिए, या ये ए इस तरह होगा, और या अगर आपने करना है तो आप यहाँ पे ए कर लें, तो फिर यहाँ पे आप बी कर सकते हैं लेकिन ए नहीं कर सकते। इस चीज़ का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अजीज़ तुलबा, इसी के साथ जो ये आखिरी रूल है इसका एफए या डीएफए डिस्टिंग्विशिंग रूल, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके सामने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल से आपको बताऊंगा। देखिए आपके पास अगर यहाँ पे इनपुट लेटर्स हैं ए कॉमा बी, तो आउटगोइंग में यहाँ पे देखें अगर ए है सिर्फ और यहाँ पे जो है सिर्फ बी है, तो ये डीएफए नहीं है।
इसको इस वजह से DFA नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहां से स्टेट X, Y और Z, स्टेट X से Y में जाने के लिए और Y से Z में जाने के लिए सिर्फ ट्रांजिशन जो मौजूद है वो B है, और यहां से X से Y में जाने के लिए सिर्फ A मौजूद है। डिस्टिंग्विशिंग रूल ये कहता है कि आउटगोइंग में हमेशा जितने भी सिंबल्स हैं उनकी ट्रांजिशंस मस्ट हैं। यहां पे एक है, यहां पे भी एक है, दो होनी चाहिए। तो यहां पे या तो मैं यहां से एक सेल्फ ट्रांजिशन कर देता हूं B की, तो अब X पे B की ट्रांजिशन मौजूद है, और इसी तरह से अजीज तुलबा मैं यहां से भी एक ट्रांजिशन कर सकता हूं A की, और या मेरे पास बेसिकली मौजूद हो सकता है कि मैं यहां से भी B की ट्रांजिशन परफॉर्म कर सकता हूं। उस सूरत में मुझे ये वाली ट्रांजिशन कैंसिल करनी होगी और इसको लेना होगा A के तौर पे। जैसे कि आपको पता है अगर यहाँ पे भी A मौजूद है और यहाँ पे भी है तो ये अगेन नॉन डिटर्मिनिज्म हो जाती है, जो कि हमारे पास FA में अलाउड नहीं है। इसके बाद हम आगे जो है उसको मज़ीद देखते हैं। Sigma is equal to A, B and states 0, 1, 2 where 0 is an initial state and 1 is in the final state। और जो ट्रांजिशंस हैं वो ये ट्रांजिशन टेबल को डिस्क्राइब किया गया है। स्टेट 0 से आप A, B पढ़ के 1 में जा सकते हैं, 1 से आप A, B पढ़ के या ट्रांजिशन करके 2 में जा सकते हैं, और 2 में फिर A, B को करके आप दोबारा से 2 में ही रह सकते हैं। तो अजीज़ तुलबा इस चीज़ को करने के लिए हम अभी ट्रांजिशन टेबल को देखते हैं। ये तरीका जो है मैंने आपको बताया जितने बड़े फिनिट ऑटोमेटाज हैं उनके लिए ख़ासा मुश्किल है इस ट्रांजिशन टेबल को मेंटेन करना। तो यहाँ पे आप देखें ओल्ड स्टेट जो है वो 0 है, जब इनपुट किया गया है आपके पास तो यहाँ पे आपके पास 0 है। A अगर इनपुट है तो स्टेट 1 आएगी, इसी तरीके से B अगर है तो आपके पास फिर 1 आएगा, इसी तरीके से A के लिए 2 है, B के लिए फिर 2 है, A के लिए 2 है और B के लिए 2 है। ये बड़ा सिंपल सा ऑटोमेटा है। इसको अगर आप अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखें जो थोड़ा सा सिंपल है, स्क्वीज़ तरीके है, मतलब ब्रीफ तरीके से बताया गया है। 0 स्टार्ट स्टेट है इसलिए उसके साथ माइनस आ रहा है, 2 प्लस स्टेट है उसके साथ फाइनल है। अजीज़ तुलबा किसी भी FA को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस तरह कर सकते हैं, या तो आप उसके साथ प्रॉपर स्टार्ट स्टेट का एरो लगाएं X, Y, Z, और यहाँ पे आप डबल एरो बताएं, तो इससे जो आप देख सकते हैं FA आपके सामने है वो इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और या फिर आप X माइनस Y और Z प्लस कर लें, तो इससे जो आपके पास आएगा ये FA और ये FA सेम है, फ़र्क सिर्फ नोटेशन का है। अब हम ये वाली नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 0 के साथ माइनस आ रहा है, जब वो A रीड कर लेंगे तो 1 पे रहेंगे, B रीड करेंगे तो 1 पे रहेंगे, इसी तरीके से 1 पे A रीड करेंगे तो 2 आएगा, और 1 पे B रीड करेंगे तो 2 आएगा। 2 पे प्लस है, 1 रीड करेंगे तो A रीड करेंगे तो 2 आएगा, और B रीड करेंगे तो फिर 2 आएगा। अजीज़ तुलबा हमारे पास ये टेबल पिछली टेबल दोनों बराबर हैं। इसके बाद अगर अब इसका डायरेक्टेड ग्राफ निकालें तो आपको देखें अंदाज़ा होगा, -0 स्टेट है, अगर A, B ले लें तो 1 आ जाता है, फिर A, B ले लें तो फिर 2 प्लस आ जाता है जो कि फाइनल स्टेट है, और यहाँ पे 2 पे अगर A लिया जाए तब भी 2 आता है, और 2 पे अगर B वाली ट्रांजिशन ली जाए तो तब भी 2 आता है। तो अब ये FA के तमाम रूल्स को फॉलो करता है। स्टेट 0 के ऊपर आप देखें तो A और B की ट्रांजिशन मौजूद हैं, 1 पे A और B की आउटगोइंग ट्रांजिशन मौजूद हैं, 2 के ऊपर A और B की आउटगोइंग ट्रांजिशन मौजूद हैं। इसके अलावा किसी भी स्टेट के ऊपर नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं है। A पे सिर्फ A की ट्रांजिशन है, और 0 पे A की ट्रांजिशन है, 0 पे B की दूसरी ट्रांजिशन है, 1 पे भी A और B की एक ट्रांजिशन हैं, और 2 पे A और B की एक ट्रांजिशन हैं।
तो अजीज तलबा, इस तरह से ये FA एक वैलिड DFA है। अगली एग्जांपल में हमारे पास स्टेट 0 से A में और स्टेट 0 पे फिर 2 में चला जाता है। अगर B रीड करें, इसी तरह 1 पे A, B गो टू स्टेट 2 और 2 पे A, B गो टू स्टेट 2 अगेन। इसकी टेबल ट्रांजिशन कुछ इस तरह की बनती है और ब्रीफ फॉर्म में आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से A और B को आपस में इस तरह से किया जा सकता है। अगली एग्जांपल में पहले ट्रांजिशन टेबल को डिस्क्राइब किया गया है, एक तरीके से बताया गया है, दूसरे तरीके से बताया गया है, और उसके बाद अजीज तलबा यहाँ पे आपको उसका ट्रांजिशन टेबल बताया गया है। अगर मैं यहाँ पे इसी का FA बनाने की कोशिश करूँ तो -0 स्टेट पे जब मैं A रीड करूँगा तो मेरे पास 0 स्टेट दोबारा आ जाएगी, और अगर मैं B रीड करता हूं तो मेरे पास 1 स्टेट आ जाएगी। इसी तरीके से 1 पे अगर मैं A रीड करता हूं तो फिर मेरे पास 1 ही आ जाती है, और अगर 1 पे मैं B रीड करता हूं तो फिर भी मेरे पास 1 आ जाती है। तो ये एक FA मेरे पास है। यहाँ पे ये जो 1 है यह हमारी फाइनल स्टेट है। तो इस डायग्राम की मदद से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आइए लेक्चर नंबर 5 की समरी देखते हैं। आज हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को देखा, उनकी मज़ीद एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया, फिनिट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन के दरमियान ताल्लुक़ को समझा। रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने ये भी देखा कि रेगुलर एक्सप्रेशन पे ना सिर्फ बनाना एक काम है, बल्कि रेगुलर एक्सप्रेशंस पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करना भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। फिनिट ऑटोमेटा की रिप्रेजेंटेशन यूजिंग ट्रांजिशन टेबल्स एंड यूजिंग ग्राफ्स की, और आखिर में फिर हमने फिनिट ऑटोमेटा एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी परफॉर्म की। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। This is the end of lecture number 5 and I see you in lecture number 6. Thank you very much.